Hello students, I am Dr. Rubal, or after having finished 4 units in class 12 biology, now we are moving on to the last unit in biology which is ecology. जब भी हम कोई यूनिट स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो उसमें ये स्टार्टिंग की इंट्रोडक्टरी पोर्शन जो दे रखा है, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि इस चीज़ को भी मिस नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी फिर से जैसे हर यूनिट में होता है वैसे ही यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ दे रखी है। हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली चैप्टर पे जंप कर जाते हैं। ये स्टार्टिंग पे कुछ इंट्रोडक्टरी हमें लगता है वैसे फालतू लिख रखा है, लेकिन NCERT एज आई ऑलवेज टेल यू कि NCERT का नुक इन कॉर्नर नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो वैसे ही ये ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस में चैप्टर शुरू होने से पहले ये जो यूनिट जैसे स्टार्ट हो रही है इकोलॉजी, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे इंट्रोडक्टरी पोर्शन दे रखा है, इसको भी हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट कुछ दे रखा है, जैसे डाइवर्सिटी पहले क्या होती है हम लोग जानते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है एंड ये कंटेंट है बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स का। फिर बायोलॉजी को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, हम लोग बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी में भी इनको डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। बॉटनी, जोलॉजी पता है आप लोगों को, स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली, माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। या हम बायोलॉजी को वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई बायोलॉजी एज क्लासिकल बायोलॉजी एंड मॉडर्न बायोलॉजी। तो क्लासिकल एंड मॉडर्न बायोलॉजी करके भी हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। अब क्लासिकल बायोलॉजी जो शुरू से जैसे लाइफ की स्टडी चलती आ रही है वो क्लासिकल बायोलॉजी है ना। तो ये मॉडर्न बायोलॉजी क्या हुई, ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय मॉडर्न बायोलॉजी। ठीक है, मॉडर्न बायोलॉजी इज एक्चुअली यहाँ पे यूफिज्म बोल रखे, यानी कि ये एक तरीके से वर्ड यूज होता है। आप कैसे कह सकते हो कि मॉडर्न बायोलॉजी इज एक्चुअली द टर्म यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसे हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे जो चैप्टर्स के हैं मॉडर्न बायोलॉजी में आ जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स बायोलॉजी की बात करते हैं। सो luckily we have many threads which weave the different areas of biological information into a unifying principle। तो अच्छी बात है कि हम लोग ये सारी चीज़ों को यूनिफाइड पढ़ रहे हैं, एक साथ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, कोई हम लोगों को इनको सेपरेट नहीं करना पड़ता, हम लोगों ने यहाँ पे इसको एक साथ स्टडी किया है। अब इसी सारी बायोलॉजी का एक थ्रेड है इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी से बेसिकली क्या हो रहा है, इकोलॉजी एक अलग फील्ड हम लोग के पास मिल जाता है बायोलॉजी का। इसमें द एसेंस ऑफ बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इज टू नो हाउ ऑर्गेनिजम्स वाइल रिमेनिंग एन इंडिविजुअल। अब इसमें हम चैप्टर में, इस यूनिट में बेसिकली हम क्या करेंगे कि हाउ ऑर्गेनिजम्स वाइल रिमेनिंग एन इंडिविजुअल इंटरैक्ट विद अदर ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल हैबिटेट्स एज अ ग्रुप। यानी ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल होने के बावजूद वो दूसरे एनवायरनमेंट के दूसरे कंपोनेंट्स के साथ, यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग सभी कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है, कैसे इंटरैक्ट करता है, यानी लिविंग कंपोनेंट्स यानी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, या नॉन लिविंग यानी कि बाकी फिजिकल हैबिटेट्स में उसका आसपास का पानी, हवा, ये सब कैसे हैं। तो इन सब के साथ कैसे एक ग्रुप के तौर पे सारे इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई ये बिहेव करते हैं, हैंस बिहेव एज ऑर्गेनाइज्ड होल्स, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड होल्स यानी पॉपुलेशन। अब सारे ह्यूमंस मिट्टी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, सारे ह्यूमन हवा का इस्तेमाल कैसे करते हैं, सारे के सारे ही ह्यूमंस ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और सेम मेथड से लेते हैं। तो हम लोग ह्यूमन पॉपुलेशन जनरली एक साथ पढ़ लेते हैं। तो सच वे कि हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करें या फिजिकल फैक्टर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करें, इस तरीके से हम एक पॉपुलेशन की तरह काम करते हैं। इन स्पाइट ऑफ मेंटेनिंग आवर आइडेंटिटी एज इंडिविजुअल्स, हम लोग अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हुए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट कर भी सही से करते हैं। अब ऑर्गेनाइज्ड एज अ होल, जैसे ह्यूमंस का एक अलग बिहेवियर होगा। ठीक है, कम्युनिटी टर्म यहाँ पे हम करेंगे, इकोसिस्टम हम लोग टर्म करेंगे, एंड इवन एज अ होल बायोस्फीयर। तो हम लोग हमारे डिफरेंट बिहेवियर्स इस तरीके से इन सारी कैटेगरीज में हम लोग स्टडी करेंगे, इन सब के इंडिविजुअल
डेफिनेशंस हम ऐसे स्टडी करेंगे कि आप बहुत बारीकी से स्टडी करेंगे कि आपको इनमें बारीक बारीक अंतर भी नज़र आएंगे। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों में हम लोग स्टडी ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक वर्ड से मतलब है, एंथ्रोपोजेनिक वर्ड से मतलब है ह्यूमन इंटरवीन्ड। एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमंस द्वारा किया गया। ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक मतलब हमारी एक्टिविटीज़ के कारण जो कुछ भी हुआ है, यानी मेनली एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या सोशो पॉलिटिकल इश्यूज जो रेज हुए हैं, ये सब की बात भी हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, तो आगे फिर हम बात करेंगे इस यूनिट स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रामदेव मिश्रा के बारे में। रामदेव मिश्रा को हम लोग फादर ऑफ इकोलॉजी के तौर पे जानते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। रामदेव मिश्रा is referred to as father of ecology in India। ठीक है, अब he obtained his PhD in ecology 1937 और इन्होंने ये यूके से स्टडी किया था। ठीक है, लीड्स यूनिवर्सिटी यूके से। इनके जो गाइड थे उनका नाम था प्रोफेसर WH पियर्सल। ठीक है, और इन्होंने यूके से अपनी डिग्री ऑब्टेन की थी। उस टाइम पे इंडिया में बॉटनी एज अ होल पढ़ाई जाती थी और इकोलॉजी नाम की उसमें कोई ब्रांच नहीं थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब तो इन्होंने अपने काम से क्या किया कि इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि आज के टाइम पे भी एक लीडिंग यूनिवर्सिटी है, BHU के नाम से हम लोग इसको रेफ़र करते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी इस्टेब्लिश किया, या कह सकते हैं फैकल्टी ऑफ इकोलॉजी, एक ब्रांच इकोलॉजी के तौर पे इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में एस्टैब्लिश की। ठीक है, इकोलॉजी की ब्रांच इंडिया में पहला कॉलेज था BHU, पहली यूनिवर्सिटी थी BHU जहाँ पे ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, एक तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के अंडर इन्होंने इकोलॉजी की रिसर्च और टीचिंग शुरू करवाई। ठीक है, तो जो इनकी रिसर्च थी बेसिकली, यहाँ पे रहते जो इनकी रिसर्च थी वो बेसिकली इट लेड फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रॉपिकल कम्युनिटीज एंड देयर सक्सेशन, environmental responses of plant populations and productivity and nutrient cycling in tropical forest and grassland ecosystems। तो इन्होंने कौन कौन सी चीज़ के लिए फाउंडेशन ले किया? ट्रॉपिकल कम्युनिटीज़, और ट्रॉपिकल कम्युनिटीज़ का आगे सक्सेशन कैसे होता है? सक्सेशन का मतलब होता है एक चीज़ के बाद अगली चीज़ आना। ठीक है, यानी कौन सी पॉपुलेशन पहले आती है फिर कौन सी पॉपुलेशन आती है, तो कैसे कम्युनिटी में सक्सेशन होती है। ठीक है, एक के बाद एक कौन सी चीज़ें आ रही हैं, वो होता है सक्सेशन। तो उसके बाद प्लांट पॉपुलेशंस का एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्स, फिर उनकी प्लांट पॉपुलेशंस की प्रॉपर प्रोडक्टिविटी भी, फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कैसे होती है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, तो वो सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे भी आएगा वैसे। तो ये साइक्लिंग कैसे होती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स में, तो इन पे इन्होंने बेसिकली ये इनके कंसर्न टॉपिक्स थे स्टडी के लिए। ठीक है, तो इन्होंने पहला पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इकोलॉजी में इन्होंने तैयार किया। ठीक है, कि PG इकोलॉजी में भी हो सकती है, वो इन्होंने तैयार की, रामदेव मिश्रा जी ने। ठीक है, नियरली 50 स्कॉलर्स ने इनके अंडर PhD की, इनको अपना गाइड बना के नियरली 50 स्कॉलर्स ने PhD की। ठीक है, उसके बाद ये सारे स्कॉलर्स बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जाने लगे
और फिर इन्होंने बाकी यूनिवर्सिटीज़ में इकोलॉजी टीचिंग और रिसर्च इस्टेब्लिश किया। अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ के मोस्ट प्रोबेबली HODs हो गए होंगे, इन्होंने इस्टेब्लिश किया, राइट। तो ही वॉज ऑनर्ड, इनको क्या क्या अवार्ड्स मिले, क्या क्या चीज़ें, हाउ ही वॉज ऑनर्ड, वो सब देखते हैं। ही वॉज ऑनर्ड विद फेलोशिप्स ऑफ द इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी एंड वर्ल्ड अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। ठीक है, एक तो इनको क्या था, फेलोशिप मिला इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी का एंड वर्ल्ड अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, दोनों की फेलोशिप्स इनको मिली। फेलोशिप्स मिली, ठीक है, सबसे पहली चीज़ फेलोशिप्स मिली कहाँ कहाँ से, इंडियन अकेडमी से और वर्ल्ड अकेडमी से। देन इनको बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है संजय गांधी अवार्ड, ये भी इनको मिला। ये दिस अवार्ड वाज इन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से इकोलॉजी के तरफ ध्यान दिलवाने वाले ये हमारे इंडिया में पहले थे। ठीक है, यूके से जैसे ही ये PhD करके आए, तो इन्हीं के एफर्ट्स के कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन बना 1972 में, जिसकी वजह से कुछ सालों बाद यानी कि 1984 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट भी एस्टैब्लिश हो गया 1984 में। ठीक है, सो हिज लाइफ ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टुवर्ड्स द कंट्री। हम लोग बहुत कम ऐसे देखते हैं लोग जिन्होंने सारी लाइफ में इतनी चीज़ कंट्रीब्यूट किया है, अपने फील्ड को लेकर के उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है कंट्री की तरफ। नहीं तो लोग वी जस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंट्री, बट ही डिड टू द कंट्री। Excellent person, right? So Ramdev Misra ji, hats off to him. So that's about Ramdev Misra ji. So now ecology में हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। देयर इज़ अ ब्यूटिफुल बिगिनिंग ओवर हेयर। देखेंगे आप तो हम देखेंगे कि कम्प्लेक्सिटी अगर हम इनकी स्टडी करने लगे, वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कम्प्लेक्सिटी बाय इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेसेस एट वेरियस लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ सकते हैं, सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स के बारे में पढ़ सकते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलके सेल्स बनाते हैं, सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बना रहे हैं, ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। ठीक है, फिर ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर के इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं। फिर देखो अभी तक यहाँ तक किया था हमने। अब इकोलॉजी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स मिलके पॉपुलेशंस बनाते हैं, पॉपुलेशंस डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलके कम्युनिटीज़ बना देते हैं। अब डिफरेंट कम्युनिटीज़ मिलकर के इकोसिस्टम्स बना देते हैं। ठीक है, और इकोसिस्टम्स मिलकर के बायोम्स बना देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अब सेलुलर लेवल से आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। इकोलॉजी में एनवायरनमेंट की तरफ भी बात करेंगे। अभी तक हम लोग ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअल के तौर पे ले रहे थे, अभी इंडिविजुअल्स कैसे मिलके पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज़, इकोसिस्टम्स, बायोम्स ये सब बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कहीं पे भी दो सवाल पूछ सकते हैं। एक तो दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब भी हम बुलबुल को गाते हुए सुनते हैं मॉर्निंग में अपने गार्डन में, तो हम दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाउ डज द बर्ड सिंग, जिसमें मेन चीज़ है हाउ डज द बर्ड सिंग, या हम पूछ सकते हैं वाई डज द बर्ड सिंग। ठीक है, अब जब हम सवाल करते हैं हाउ टाइप कि हाउ डज द बर्ड सिंग, इसके पीछे हम लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं, मैकेनिज्म ऑफ सिंगिंग प्रॉपर।
ठीक है, कैसे गाती है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। और जब हम वाई टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, वाई डज द बर्ड सिंग, इसके पीछे सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सो व्हेन वी रीड दिस, तो बुलबुल सिंगिंग भी हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं, आप सोच सकते हो। ठीक है, सो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर एग्जाम्पल, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी एग्जाम्पल में आ रहा है कि हाउ डज द बर्ड सिंग। ठीक है, इसके लिए हम आंसर इसका देखेंगे इन ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स एंड वाइब्रेटिंग बोन इन द बर्ड। तो हम यहाँ पे बोलेंगे इसका वॉइस बॉक्स ऐसे काम कर रहा है, सिरिंक्स नाम का एक इसमें होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, वो इसमें ऐसे काम करता है। देन वाइब्रेटिंग बोन होता है इसमें बर्ड में, इस तरीके से ये गाती है, तो उसका प्रॉपर मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। लेकिन दूसरा क्वेश्चन अगर बात किया जाए, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, और जो दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बेसिकली इसमें जो आता है उसमें आएगा कि ये आ जाता है वाई डज द बर्ड सिंग। तो इसमें आ जाएगा बर्ड्स नीड टू कम्युनिकेट विद इट्स मेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, कि बर्ड को ब्रीडिंग सीजन में अपने मेट से कम्युनिकेट करने के लिए परहैप्स वो सिंग कर रही है। तो ये देखो वाई एंड हाउ कि हम लोग कैसे आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे इस चीज़ में। ठीक है, अदरवाइज अ नॉर्मल मैन, अ लेमैन listening to the bird song will just enjoy the song and will not ask such questions. Rather, we being biology students, we will always be concerned about such things, right? So, जब भी हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास साइंटिफिक फ्रेम से, तो हमारे दिमाग में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक तो वो जो हमने अभी डिस्कस किए, फॉर एग्जाम्पल आगे और क्वेश्चंस, वाई आर द नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जनरली वाइट, रात को खिलने वाले फूल वाइट ही क्यों होते हैं। हाउ डज द बर्ड नो विच फ्लावर हैज नेक्टर, ब्यूटिफुल राइट। वाई डज कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न्स, another interesting question. How does a chick recognize her own mother? सारी हैं एक जैसी लगते हैं, चिक कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, हमें एक जैसी लगती हैं, ठीक है, उनको शायद इंसान एक जैसे लगते होंगे। ठीक है, सो हाउ डज द चिक रिकॉग्नाइज हर ओन मदर, ब्यूटिफुल क्वेश्चंस। सो दीज आर द क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस विच वी कैन कम, वाई एंड हाउ। इन सब में हम लोग वाइज देख रहे हैं एंड हाउस देख रहे हैं। सो ये सब इकोलॉजी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो सिंपल हम लोग को काफ़ी तो ऑब्वियसली पता चल जाता है, नाइट में ये वाइट कलर ज़रूरी है बिकॉज दिखे वो ज़्यादा ब्राइट है ना, बाकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, थॉर्न्स प्रोटेक्शन के लिए होता है, चिक रिकॉग्नाइज करता है ऑब्वियसली आइडेंटिटी एंड एवरीथिंग। हाउ डज अ ह्यूमन चाइल्ड रिकॉग्नाइज हिज मदर, तो ऑब्वियसली सेम थिंग राइट। सो हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में देख चुके हैं कि इकोलॉजी बेसिकली है क्या। फिर भी वी विल मार्क इट अप हियर, द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, व्हाट इज मीन बाय इकोलॉजी। Ecology is a subject which studies the interaction among organisms and between the organism and its physical environment. Mind it, इस पर्टिकुलर यूनिट में ये जो डेफिनेशंस हम लोग मार्क कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। MCQ में भी कैसे डेफिनेशन को मोल्ड किया जाएगा, यू विल बी कंफ्यूज राइट। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए अच्छा रहेगा कि डेफिनेशंस को बेशक एक अलग बुक लगा लें, अलग नोटबुक लगा लें, डेफिनेशंस आपको बाय हार्ट प्रॉपर पता होनी चाहिए, उनका प्रॉपर कंसेप्ट होना चाहिए। अब इकोलॉजी 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे काम करती है, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज़, बायोम्स। तो ये 4 लेवल्स पे बेसिकली इकोलॉजी काम करती है।
अभी हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल या पॉपुलेशन लेवल देखेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल यानी कि ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोलॉजी बेसिकली क्या है, हमारी इकोलॉजी, एक ऑर्गेनिज्म है उसकी इकोलॉजी क्या है, वो है is essentially physical ecology which tries to ecology at the organismic level is essentially physiological ecology which tries to understand how different organisms are adapted to the environment in terms of not only survival but also reproduction। यानी कि ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजी के साथ क्या है, कैसे ऑर्गेनिज्म अपनी एनवायरनमेंट के साथ अडेप्टेड है, सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं। अब सर्वाइवल के लिए जैसे कि मौसम एनवायरनमेंट में आ जाएगा, ठीक है, कितना टेम्परेचर है, कैसा सॉइल है, कैसा पानी है, कैसी हवा है जो अंदर ली जा रही है, ठीक है, और जो चीज़ें फूड के तौर पे वहाँ पे ली जा रही हैं वो भी इसमें सर्वाइवल में आ जाएंगी। प्लस रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स के तौर पे भी वो कैसे अपने ये सब एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, उसकी तो ये सब चीज़ ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे इसका एक तरीके से क्या है, फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सारी फंक्शन ही आ जाता है यहाँ पे। हवा पे रिलेटेड है, रेस्पिरेशन आ गया, पानी से रिलेटेड हाउ डू वी टेक इन वाटर एंड व्हाई इज वाटर रिक्वायर्ड, सॉइल की क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग उसमें ग्रो करते हुए प्लांट से क्या कुछ लेते हैं, सो एवरीथिंग की बेसिकली फिजियोलॉजिकल फंक्शनल सारी रिलेशंस हो जाते हैं एनवायरनमेंट से। अब हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि एनुअल वेरिएशंस हो जाती हैं जब ये हमारा प्लैनेट रोटेट करता है ना, अराउंड द सन, तो इसके अराउंड फिर इसी वजह से हमारे जो डिफरेंट सीजन्स आते हैं, ठीक है। अब ये जो वेरिएशंस आती हैं डिफरेंट सीजन्स की वेरिएशन प्लस जो एनुअल वेरिएशन यानी साल दर साल हम देखते हैं कि पिछले साल इतनी बारिश हुई थी, इस साल इतनी हो रही है, अगले साल इतनी होगी, तो ये जो एनुअल वेरिएशन हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं प्रेसिपिटेशन में, प्रेसिपिटेशन यानी कि रेन एंड स्नो यानी जो चीज़ें गिरती हैं, रेन एंड स्नो, ये सारी चीज़ें एक तरीके से जो जितनी भी एनुअल वेरिएशन सीजन में या सीजनल वेरिएशंस प्लस एनुअल वेरिएशन जो भी हो रही हैं, इन सबसे मेजर बायोम्स बनते हैं। डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा जैसे बायोम्स इसमें बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पिक्चर है, ठीक है, दिस 13.1 की बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, तो ये आप लोगों को पिक्चर ध्यान से देखना होगा, ठीक है। जैसे आप सोशल साइंस में ग्राफ्स बनाते थे कुछ वैसा ही है। मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन कौन से एरिया में कितनी है और उसमें मीन टेम्परेचर कितना रहता है, ये उस चीज़ का ग्राफ है। आपको इस ग्राफ पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन कौन से चीज़ की है, ये पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन कौन से चीज़ की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा आपको पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। जैसे सोशल साइंस में आप लोग बनाते थे कुछ वैसा ही है, परहैप्स यू मेड सच थिंग्स इन दैट। सो रीजनल और लोकल वेरिएशंस विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन। अब रीजनल और लोकल वेरिएशंस जो हर एक बायोम में, बायोम बेसिकली कौन कौन से बायोम्स हैं इनके नाम आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे डेजर्ट एक बायोम है, ग्रासलैंड एक बायोम है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक बायोम है, टेम्परेट फॉरेस्ट एक बायोम है, ठीक है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट एक बायोम है, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा एक बायोम है। तो ये बायोम्स के नाम और इनके ये एनुअल प्रेसिपिटेशन और ये एनुअल टेम्परेचर, ये सब की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस जो हर एक बायोम में होती हैं, इनकी वजह से वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स बन जाते हैं। मेजर बायोम्स इंडिया के जो हैं, इंडिया के मेजर बायोम्स ये 4 हैं जिनकी पिक्चर्स यहाँ पे दिखा रखी हैं। यानी इंडिया में इन सभी में से कौन से बायोम्स देखे जा रहे हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट,
सी कोस्ट, ठीक है। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देख ही रहे हैं आप लोग, बारिश पहले ही तैयार हो रखी है ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुस फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड सी कोस्ट। तो ये है इंडिया में ऐसे बायोम्स पाए जाते हैं 4। सो रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस विद इन ईच बायोम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वेराइटी ऑफ हैबिटेट। डिफरेंट हैबिटेट्स बन जाते हैं यही वेरिएशंस की वजह से। और मेजर बायोम्स हमने देखे अभी, हमारे प्लैनेट अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करती है नॉट ओनली इन अ फ्यू फेवरेबल हैबिटेट्स, बट कुछ एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट्स में भी ये एग्जिस्ट करती है लाइफ, जैसे कि स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जहाँ पे बहुत मुश्किल है, पानी वगैरह की कमी है, वहाँ पे भी लाइफ सिर्फ मतलब कह लो कि फेवरेबल हैबिटेट्स में नहीं होती, बल्कि एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट्स में भी लाइफ देखने को मिलती है, जैसे कि राजस्थान डेजर्ट, ठीक है। मेघालय फॉरेस्ट प्रॉपरली रेन सोक्ड, डूबे हुए होते हैं रेन में, ठीक है, यहाँ पे भी देखने को मिलती है। फिर डीप ओशन ट्रेंचेस जो हैं वहाँ पे भी लाइफ देखने को मिलती है। टोरेंशियल स्ट्रीम्स जो हैं वहाँ पे भी लाइफ देखने को मिलती है। परमाफ्रॉस्ट पोलर रीजन्स जो हैं, बर्फ से जमे हुए रीजन्स हैं, वहाँ पे भी देखने को मिलती है। हाई माउंटेन टॉप्स, पर्वतों की ऊंचाइयों पे देखने को मिलती है। बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग में भी आर्केबैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स, थर्मोएसिडोफिल्स वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ पे भी लाइफ देखने को मिलती हैं। बदबूदार कंपोस्ट पिट्स में मिथेनोजेंस जैसे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। ये कुछ ऐसे एक्सट्रीम हैबिटेट्स हैं जहाँ पे हमें लगता है कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रह पाएगा, लेकिन यहाँ पे भी लाइफ देखने को मिलती है। अच्छी जगह पे फेवरेबल हैबिटेट्स में तो होनी है, इन जगहों पे भी लाइफ देखने को मिलती है। हमारे इंटेस्टाइन तक में लाइफ देखने को मिलती है। इवन आर इंटेस्टाइन इज अ यूनिक हैबिटेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हम देखा ही हमने, ठीक है। ई कोलाई वगैरह हमें पता है, कुछ तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहते हैं हमारे अंदर इंटेस्टाइन में, है ना। तो हमारे अंदर तक लाइफ देखने को मिलती है, लाइफ के अंदर लाइफ देखने को मिल रही है, कह सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, राइट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फिर हम देखते हैं लाइफ देखने को मिलती है जब पैरासाइट्स के फॉर्म में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। सो फैसिनेटिंग लाइफ एग्जिस्ट एट so many places and all. So what are the key elements that lead to so much variation in the physical and chemical conditions of different habitats? क्या बेसिक ऐसे की एलिमेंट्स हैं, ऐसी क्या बेसिक की एलिमेंट्स यानी खास ऐसी क्या चीज़ें हैं जिस वजह से डिफरेंट हैबिटेट्स क्रिएट हो जाते हैं, फिजिकल और केमिकल कंडीशंस इतनी डिफरेंट हो जाती है डिफरेंट हैबिटेट्स की। मेन जो की एलिमेंट्स हैं वो आ जाते हैं टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल। टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, इन चारों के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे बेसिकली क्या हैं, फिजिको केमिकल या एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फिजिकल और एबायोटिक कंपोनेंट्स ही हैबिटेट डिटर्मिन नहीं करते। हैबिटेट ऑल्सो इंक्लूड्स बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, जैसे कि पैथोजेंस वहाँ पे कौन कौन से हैं, यानी बीमारी लगाने वाले ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, पैरासाइट्स वहाँ पे कौन से एग्जिस्ट करते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए प्रेडेटर्स वहाँ पे कौन से एग्जिस्ट करते हैं, उसके कंपेटिटर्स कौन से एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ भी हम लोग, ये सब चीज़ें भी डिटर्मिन करती हैं, ठीक है, कि प्रेडेटर्स आई थिंक सबको पता है कि जो जैसे लायन प्रेडेटर है इसका डियर का, ठीक है, क्योंकि वो डियर को खा जाता है। कंपिटिटर्स जैसे कि दो ऑर्गेनिजम्स एक ही चीज़ के लिए फीड कर रहे हों। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि गैलापागोस आइलैंड्स पे गोट को इंट्रोड्यूस किया हमने, है ना, गोट और टॉर्टोइज वहाँ पे वो एक ही चीज़ के लिए compete कर रहे थे, और इस कंपटीशन में बेसिकली ग्रेजिंग पावर गोट की ज़्यादा अच्छी थी, तो टॉर्टोइज वहाँ से एलिमिनेट हो गए थे। तो वो कंपटीशन होता है। तो ये भी देखो उनके लिए फिर वो फेवरेबल हैबिटेट नहीं रहा आफ्टर इट्स कंपेटिटर गोट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये कंपेटिटर, पैथोजेंस, पैरासाइट, प्रेडेटर्स, बीइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये भी मैटर करते हैं, ठीक है। जस्ट अब और इनके साथ भी ऑर्गेनिज्म लगातार इंटरैक्ट करता है। जस्ट रीड करो अभी जितना किया है।
ठीक है, तो अभी आगे करते हैं हम लोग। तो हम वैसे देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स ने थ्रू नेचुरल सिलेक्शन भी, जैसे हमने उसमें बात की थी एवोल्यूशन में, तो थ्रू नेचुरल सिलेक्शन ऑर्गेनिजम्स ने काफ़ी अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, ऑप्टिमाइज कर लिया फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन अपने हैबिटेट में। ठीक है, सो अभी हम वन बाय वन सारे मेजर फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो आगे टेम्परेचर पे बात करते हैं। टेम्परेचर सबसे इकोलॉजिकली रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है, और हमें पता है कि एवरेज टेम्परेचर लैंड पे वेरी करता है सीजनली और डिक्रीज कर जाता है प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। ठीक है, इक्वेटर से पोल्स तक कम होता जाता है, इक्वेटर पे गर्म जगहें होती हैं और पोल्स पे ये टेम्परेचर कम हो जाता है। प्लेन से भी ऊपर माउंटेन्स की तरफ जाते हैं तो भी टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम होता रहता है। एज वी गो हायर टेम्परेचर गोज लोअर। कई बार सब जीरो से नीचे यानी नेगेटिव में टेम्परेचर चला जाता है पोलर एरियाज़ में, हायर ऑल्टीट्यूड्स में। ठीक है, और ट्रॉपिकल डेजर्ट में जाएं तो 50 डिग्री से भी ज़्यादा हाई रहता है समर्स में खास तौर पे। फिर यूनिक हैबिटेट्स हैं कुछ, जैसे कि थर्मल स्प्रिंग्स, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा रहता है, उबलता हुआ पानी रहता है। ठीक है, जनरल नॉलेज है कि मैंगो ट्रीज़, ये पता है हम लोग को, मैंगो ट्रीज़ कभी भी कनाडा जर्मनी जैसे ठंडे जगह पे नहीं रह सकते। स्नो लेपर्ड्स जो हैं वो केरला जैसी गर्म जगह पे नहीं रह सकते। ट्यूना फिश ट्रॉपिकल एरियाज़ के आगे नहीं देखी जाती। ठीक है, और हम लोग को सिग्निफिकेंस टेम्परेचर की लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या होती है ये सब हमें पता कैसे चलता है, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स से पता चल जाता है कि एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ कैसी हैं, फिर बेसल मेटाबॉलिज्म इनका कैसा है, एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें एक्चुअली डिटर्मिन करती हैं उनके एंजाइम्स कैसे। जैसे हम लोग कहते हैं कि आर्किबैक्टीरिया गर्म जगह पे भी रह लेते हैं क्योंकि गर्म जगह पे उनके एंजाइम्स ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमें इनका बेसिक मेटाबॉलिज्म के बारे में पता है कि इनका मेटाबॉलिज्म इस पर्टिकुलर एरिया में ऐसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में काम कर जाता है, ऐसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ हैं इस ऑर्गेनिज्म की, या इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस या इसकी फॉरेजिंग एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, इस वजह से ये इस पर्टिकुलर हार्श एरिया पे भी होता है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म के अपने मेटाबॉलिज्म और अपने रहन सहन पे डिपेंड करता है कि वो कौन से एरिया में भी पाए जाते हैं, डिफरेंट एरियाज़ में भी होते हैं। फ्यू ऑर्गेनिजम्स टॉलरेट कर सकते हैं और बर्दाश्त कर सकते हैं काफ़ी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूरीथर्मल। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर ही बर्दाश्त कर पाते हैं, इनको हम कहते हैं स्टीनोथर्मल्स। द लेवल्स ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ये डिटर्मिन होता है टू अ लार्ज एक्सटेंट, ये जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, सो लेवल्स ऑफ थर्मल टॉलरेंस एंड डिफरेंट स्पीशीज़, लेवल्स ऑफ थर्मल टॉलरेंस
ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ डिटर्मिन टू अ लार्ज एक्सटेंट, यानी कि हम कितनी टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पोलर बियर ठंडे एरिया ही बर्दाश्त कर सकता, गर्म नहीं कर सकता, तो वो वहीं पे पाया जाएगा बर्फीले एरियाज़ में। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है उसी के अकॉर्डिंग उस उन पर्टिकुलर एरियाज़ में पाया जाता है। थर्मल टॉलरेंस यानी कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, स्नो लेपर्ड बर्फ़ ही बर्दाश्त कर सकता है, गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो वो गर्मी वाले एरियाज़ में नहीं पाया जाता है। सो यही है जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिटर्मिन करता है। यूरीथर्मल मतलब जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकें, स्टीनोथर्मल यानी जो नैरो रेंज। हम लोग क्या हैं, हम लोग यूरीथर्मल हैं, यानी कि हम इंसान बर्फ़ में भी पाए जाते हैं, जहाँ पे बर्फ़ होती है वहाँ पे भी पाए जाते हैं, और जहाँ पे एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे हम लोग होते हैं। ठीक है, तो जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में होते हैं उनको हम स्टीनोथर्मल मानते हैं। सो रिसेंट ईयर्स में हम लोग देखते हैं कि देयर इज़ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर्स, की ग्लोबल टेम्परेचर ओवरऑल बढ़ रहा है। ये चीज़ें हम लोग कहते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इस वजह से क्या कुछ स्पीशीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन भी अफेक्ट होगा? बिल्कुल, लंबे टाइम पे होगा। लंबे टाइम पे अगर ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अफेक्ट हो जाएंगी तो ज़रूर होगा। ठीक है, ये टेम्परेचर का आपको ईजी सा लग रहा है वैसे तो चीज़ सारी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आई वुड लाइक यू टू रीड इट वंस। मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ, इसको ज़रा रीड करें।
ये चीज़ें इजी लगती हैं वैसे, टेम्परेचर, वाटर, लेकिन जब इन पे क्वेश्चन आ जाता है ना तब आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। यूरीथर्मल, स्टीनोथर्मल को ही ऑपोजिट कर देते हो, तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रीडिंग इसमें देखने में ये यूनिट ऐसी लगती है बड़ी इजी है, ईवीएस आ गई है, लेकिन इसमें जो सेंटेंसेस हैं, एक एक चीज़, जैसे रामदेव मिश्रा जी के बारे में ही हमने इतनी डिटेल स्टडी की, तो ये सारी चीज़ एक्चुअली ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इनसे भी बनते हैं, ठीक है। फिर इधर ये ऑर्गेनाइजेशन सारी जो हम लोग अभी तक सारी हमेशा ऑर्गेनिज्म तक करते थे, यहाँ पे ये इतना ज़्यादा वो आ गया है, ठीक है। फिर ये हाउ डज द बर्ड सिंग वाली चीज़, ये हाउ एंड वाई टाइप के क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो जो डिस्कशन यहाँ पे चल रही है, क्या कौन से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से 4 मेन क्राइटेरियन में हम लोग इनको स्टडी करते हैं, इकोलॉजी की क्या डेफिनेशन है, ठीक है। तो चीज़ें देखने में ऐसी लग रही हैं बट क्वेश्चंस बहुत हैं। यहाँ पे देखो, इनके बायोम्स के नाम आपको पता होने चाहिए, इनकी मीन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन यानी कितनी बारिश या स्नो जो भी है कितनी होती है इन एरियाज़ में, तो आपको ये सारा पूरा क्लियर होना चाहिए। बहुत वैसे हो ही रहा है क्लियर, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन की बात हो रही है तो ये डेजर्ट ऑब्वियसली सबसे इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा रेंज दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो वैसे तो आसान है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने इसमें, एक एक चीज़ बड़े ध्यान से पढ़ते रहना। फेवरेबल हैबिटेट्स में होते हैं, हार्श हैबिटेट्स में कौन कौन से हार्श हैबिटेट्स में ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, हमारे अंदर और ऊपर तक देखने को मिलते हैं। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये इंडिया के बायोम्स हैं, इंडिया में कौन कौन से बायोम्स हैं, सभी बायोम्स में से। फिर ये टेम्परेचर, यूरीथर्मल, स्टीनोथर्मल वाली टर्मिनोलॉजी, कौन सी चीज़ कितने टेम्परेचर में पाई जाती है। देखने में सिंपल एक सेंटेंसेस से ऐसे लग रहे हैं बट ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इतना स्टडी करो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका आगे कंटिन्यू कराती हूँ। दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर।